नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे बड़ा समाचार था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में मुख्यमंत्रियों से बात किया कोरोना पर लड़ाई में, और सभी ने करीब करीब यह इशारा किया है कि हम सब लोगों की गलतियों के वजह से, हम सब के अपने लापरवाही के वजह से शायद लॉकडाउन और आगे बढ़े। ये मेरा आशंका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा है, डॉक्टर उनको क्या सलाह दे रहे हैं, ये कोरोना के विशेषज्ञ बताएंगे। ये मेरा विषय नहीं है, ना ही मेरी हैसियत है। लेकिन उसमें से एक बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। मैं कल का वीडियो नीतीश कुमार को ही डेडिकेट किया था। हालांकि मेरे फेसबुक लाइव के बाद वहां के डीजीपी का एक वीडियो बयान आया कि कई लोग सोशल मीडिया पर प्रश्न कर रहे हैं, अब सबका जवाब देना तो मुश्किल है, इसलिए मैं एक वीडियो बयान दे रहा हूं कि वो कृषि अधिकारी का प्रमोशन नहीं हुआ है। गलत बात है, सरकार की मंशा पर प्रश्न ना उठाएं। गुप्तेश्वर पांडे जी, हम तो आपके मंशा पर भी प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि आप बिहार पुलिस के डीजीपी हैं या नीतीश कुमार के पीआर हैं। खैर, ये आपको मुबारक हो, उस पर हम बात नहीं करें। मैं बात ये भी नहीं करूंगा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक भद पिटती जा रही है, उनका प्रशासन का भद पिट चुका है। क्योंकि जब पूरा देश अपने अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को, नौनिहालों को अपने प्रांत में बुलाने के लिए गाड़ियां भेजा है, नीतीश कुमार जी लॉकडाउन का कानून समझा रहे हैं कि एक देश एक कानून। नीतीश कुमार बच्चों को बुलाने में तो एक देश एक कानून लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने ही राजधानी, अपने घर से कुछ फरलांग दूरी पर रहने वाले उस मुन्ना गुप्ता पर एक कानून, एक संविधान नहीं लगा रहे हैं, जिसको एक घोषित अपराधी चांद मोहम्मद ने गोली मार दिया। और अब उनके गुंडों ने उनके परिवार को वहां से घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारे कह रहे हैं कि जी हमारा घर बिकाऊ है, कोई खरीद दे, मैं घर खाली करके जा रहा हूं। लेकिन नीतीश कुमार अपना एक संतावना के दो बोल अब तक ट्वीट नहीं कर पाए, कुछ मुंह नहीं खोल पाए, क्योंकि अपराधी मुसलमान है और नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के ही जमात के हैं। वो मुसलमान के विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। वैसे तो नीतीश कुमार के पार्टी में जो साझेदार है भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम विरोध में तो वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुसलमानों को प्रश्रय देना और मुसलमानों का मन बढ़ाने में जितना नीतीश कुमार मदद करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। ये बड़ा महीन रेखा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा मुद्दा आज इस पर भी नहीं है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार को उस मंच से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी कि आपकी सामाजिक भदपिटी है, राजनीतिक अनुभव का पर भी लोग प्रश्न उठा दे कि आप मंच कौन सा है और बात कौन सा बोल रहे हैं। मतलब भोजपुरी में बोलते हैं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। तो हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि हमें वो बेमेल गीत अच्छा नहीं लगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो और लोगों को भी नहीं लगा होगा, इसलिए हमने कहा कि एक करंट अफेयर है, इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। खैर, आपने हेडिंग देखा होगा, मेरा मुद्दा आज बड़ा खतरनाक है, बुरा है और बिल्कुल दुख वाला है। हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा। मित्रों, आपको पता होगा हम सब लोगों के घर, मतलब किसी न किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई होगी। ईश्वर करे कि सब बुजुर्ग वरिष्ठ लोगों का ही मृत्यु हुआ होगा। ईश्वर ना करे आपके किसी नौजवान की मृत्यु में आप गए होंगे, शमशान जरूर गए होंगे, और शमशान जाना बड़ा शुभ माना जाता है और ये बहुत पुण्य का काम है। अगर कोई बुजुर्ग का शव लेकर के जाए, क्योंकि ये दुनिया है, कोई आया है तो जाएगा, इसमें वैराग की कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। जो आया है वो अपना कुछ समय बिताएगा, उसके बाद जाएगा, रह जाएगी तो उसकी नेकियां, उसकी भलाइयां और उसकी बुराइयां। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक आदमी नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आप जब शमशान पर गए होंगे तो एक संस्कार है कि हम लोग, जिसके घर के लोग होते हैं, वो लोग लकड़ी खरीदते हैं और हम सब लोग दो दो एक एक लकड़ी लेकर के चिता पर रखते हैं। यही हम लोग उसमें अपना सहयोग मांगते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि वो मुर्दा घाटी पर, शमशान घाट पर बेचने, लकड़ी की दुकान करने वाला सवेरे सवेरे देवी का पूजा करता होगा तो क्या करता होगा? जिस भगवान का पूजा करता होगा वो क्या मांगता होगा? जाहिर सी बात है, बिजनेस वाला आदमी ही करता है कि हे प्रभु मेरा बिजनेस बढ़े, यही कहता होगा। कोको ये तो हजारों लाखों रुपया का लगा करके कहेगा नहीं कि हे भगवान मेरा बिजनेस डूब जाए, मेरी लकड़ी सारी सड़ जाए।
मेरा लकड़ी का इस्तेमाल ही ना हो, बिल्कुल नहीं कहता होगा। कोई भी बिजनेस वाला आदमी, जो छोटा दुकानदार है, जो पान बीड़ी का सिगरेट का भी दुकान लगाता है, सवेरे सब धूप बत्ती देखा तो हे प्रभु आज का बोहनी ठीक कराना और शाम तक ठीक ठाक बिजनेस करा देना। जो जिस हैसियत का है, मूंगफली वाला सोचता होगा जी आज 5 किलो मूंगफली तो बिकी जाए, पान बनाने वाला कहते भाई कम से कम 100 किलो पान तो आज बिकी जाए। वो अपना बिजनेस बढ़ाने का करेगा, उसके बीइंग बिजनेसमैन ही मांग है। तो शमशान पर लकड़ी बेचने वाला भी तो यही कहता होगा कि हे प्रभु आज मेरा बिजनेस तो बोहनी अच्छा कराना और शाम तक ठीक ठाक बिजनेस कराना। उसका ठीक ठाक बिजनेस भगवान उसको देते होंगे, मरता तो आपके घर का होगा। अब उसको उससे क्या फर्क पड़ेगा, बूढ़ा मरे की जवान, गरीब मरे का वीर। लकड़ी 40 रुपये मन है जी, तो है 40 रुपये किलो है। तो आज मुझे लकड़ी का दाम का पता नहीं है, मैं तो वैसे एक एग्जाम्पल के लिए कह दिया। हमारे देश में आज के तारीख में यही चल रहा है। कोरोना की महामारी में मुर्दा घाटी पर बिजनेस करने वाले लोग की तरह से हमारे कुछ उद्योगपति हैं जिनका आज कोर्ट के माध्यम से मामला एक्सपोज हुआ, नहीं तो नहीं होता। टेस्ट किट की मशीन जो 100 रुपये में वहाँ से लाए थे, 600 रुपये में यहाँ बेच रहे हैं। 3 आदमी बीच में चैन बना और चौथा आदमी टक गया। 100 रुपये का माल 600 रुपया तक, मैं दाम आपको एक्चुअल नहीं बता रहा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें मेरा दाम कहना ठीक नहीं। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 100 रुपये का माल 600 रुपये में। ये जानते हो ऐसा उन्होंने क्यों हिम्मत किया? इस विपदा की स्थिति में भी उनकी मानसिकता बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से शमशान घाट पर लकड़ी बेचने वाला भी होती है। भाई कोई मरे हमें क्या मतलब, हमें अपने बिजनेस से मतलब है। उनको ये हिम्मत इसलिए मिला 1952 से लेकर के अब तक हमने किसी भी जालसाज को कभी बिहाइंड द बार नहीं किया है। कोई सजा नहीं है, कोई आंच उनके ऊपर नहीं आया, मतलब रेप रत्ती भर भी उन पर रेप नहीं लगा। उनको हिम्मत हुआ, उन्होंने कहा कि यार क्या कर लेगा कोई, FIR होगा, टीवी में चलेगा, समाचार चलेगा, वो अपने 5 स्टार होटल में घूमेंगे, शानदार फार्म हाउस में, महंगी गाड़ियों में चलेंगे शानदार स्टाफ के साथ, और बाद में या तो FIR फाइल ही नहीं होगा या फिर फाइल होगा तो वो विटनेस हॉस्टाइल हो जाएगा, जो हो आगे, मतलब परिणाम ये है कि उसको होगा कुछ नहीं। इसीलिए मुर्दा घाटी पर लकड़ी बेचने वाले की जैसे हमारे यहाँ के बिजनेसमैन, उनका बिजनेस मेंटेलिटी हो गया है। उनको पता है कि हमारे इस देश में कुछ नहीं होने वाला है, और हम आपस में रोएं कि यार कोरोना महामारी है, किट नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही है। आपको आपस में गुस्सा आता होगा, परेशान होते होंगे, लेकिन आप किन किन चीज़ों पर परेशान होंगे, किन किन बातों पर परेशान होंगे, किन किन विषय पर रोएंगे? कोरोना महामारी बता कर नहीं आई थी, इसका इलाज तो दुनिया में नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हम इस बात के लिए अपने सरकार को नहीं कोस रहे हैं। किन किन चीज़ों की इंस्ट्रूमेंट सरकार रखेगा, उसे क्या पता था कि कोरोना नाम की कोई बीमारी भी आएगी जिसका इंस्ट्रूमेंट रखेगा, हम इस बात पर भी नहीं कोस रहे हैं। लेकिन मैं अपने बिजनेस मेंटेलिटी वाले लोगों के बिजनेस बिहेवियर को तो कोस सकते हैं ना, ये तो मेरा अधिकार है कि भाई बिजनेस बिहेवियर में हमारे यहाँ बिजनेस एक्ट है, कॉर्पोरेट मंत्रालय है, जिसमें आदर्श बिजनेस आचार संहिता हमारे देश में लागू होता है कि एक आदमी जानबूझ के कोई चीज़ को स्टॉक नहीं करेगा और उसको स्टॉक करके बाद में उसको ऊंची दाम में बेचने की ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, ये कानून में है। और इस पर केस भी है, कंपनी मामला है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसके अंतर्गत उस पर केस होता है। चूंकि मैं इस मामले की थोड़ी सी तकनीकी ज्ञान रखता हूँ, लेकिन अभी मैं तकनीक पर बात करूँगा तो वो मामला तकनीकी हो जाएगा। मैं अभी व्यवहारिक, सामाजिक और सरकारी स्तर पर बात कर रहा हूँ कि क्या है, आपको इस बात को सुन करके दुख नहीं होता कि जब भी कोई चीज़ आती है हमारे हम महामारी और किसी तरह की उसमें हमारे जो बिजनेसमैन है वो सबके सब खुशियाँ मनाने लगते हैं। हम बीमारी में मर रहे हैं और बिजनेसमैन वाला खुशियाँ मना रहे हैं कि चलो भाई अब खूब बढ़िया बिजनेस करने का मौका मिला। कई अस्पतालों ने अपनी पहुँच लगा करके अपने अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर में घोषित करवा दिया, सरकार से बिल ले रहा है। कई प्राइवेट जांच एजेंसियों ने अपना जांच करने के लिए ले लिया। सरकार ये दिखा करके बड़ा इमरजेंसी में बड़ा जल्दी है उन्होंने प्राइवेट वालों को इस बात का अलाउ कर दिया कि हाँ भाई आप 4,000-5,000 रुपये लीजिए और खूब बढ़िया से बिजनेस करें, खूब बढ़िया से कमाइए, आप भी कमाइए हम भी कमाएं। ये इसलिए हुआ है कि हम इन सब चीज़ों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते, हम अपने सरकारों से नहीं पूछते। जब सरकार हमारे यहाँ वोट मांगने आती है तो हम उनसे ये नहीं पूछते कि आप ये बताइए कि दिल्ली में जब एक लड़के की गला काट दी गई थी, अरविंद केजरीवाल
जिसका गला काटा था उसका नहीं घर गया, जिसने गला काटा था उसके घर जाकर उसको पैसा दे आया। हम ये कभी मुद्दा नहीं बनाते कि हमारे देश में 1952 से लेकर अब तक जो आर्थिक घोटाले हुए हैं उनमें से हमने आज तक किसी आदमी को सजा क्यों नहीं दिया। इसलिए कि वो आपके मन मस्तिष्क में आने ही नहीं दिया जाता। आपके मन मस्तिष्क में आया जाता कि कोरोना वाले मूत के फेंक रहे हैं, वो दिन भर टीवी में चल रहा है, जमात के 50 लोग मिले, जमात जमात जमात। आज समाचार चैनल पे एक शुभ समाचार है कि जिन जमातियों ने पेशाब फेंका था वही जमाती खून दे रहे हैं। लेकिन समाचार वाले खबर के रूप में चलाए, जिस तरह से जमात पेशाब करके फेंक रहा है, नर्स पर थूक रहा है, उतनी कोहराम से नहीं चला। खैर वो उनकी बदतमीजी थी, हम उसका इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समाचार के माध्यम से एक ऐसा स्लॉट आपके दिमाग में फिट कर दिया जाता है। जिस तरह से आप पिक्चर में आते हैं ना, तो पहला रील लगता है, दूसरा रील लगता है, तीसरा रील लगता है, आपको पता नहीं चलता कि रील कब बदल गई। कभी आप सिनेमा में बैठे होंगे ना, तो पहले वो दिखाया जाता, अब तो शायद दिखाया नहीं जाता, बहुत दिन सिनेमा देखे हो गए। फलाना फिल्म 16 रील की, 17 रील की, 20 रील की, तो उसमें रील कब बदल रहा है आपको पता नहीं चलता था। आपका सिनेमा में कहीं ब्रेक नहीं आती थी, वो बहुत तकनीकी ज्ञान वाला को पता चलता था कि अब रील बदल गया, नहीं तो आपकी पिक्चर बिल्कुल स्मूथली चलता था शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन वो रील बदलने का काम प्रोजेक्टर में होता रहता था। उसी तरह से आपके यहाँ कब रील बदल रहा है आपके मन मस्तिष्क पर ये बैठा दिया गया कि आप उसको पहचान नहीं पा रहे कि कब पहले रील हटी और दूसरी रील लग गई। सिनेमा आपका चल रहा है, मतलब कभी आपके दिमाग में वो चोटी का आएगा, कभी आपके दिमाग में आएगा कि जी वो आरक्षण पर बात हुई है, कभी आपके दिमाग में आएगा कि वहाँ पर गौ मांस काटा गया है, कभी आपके दिमाग में आएगा कि फलाने ने जनेऊ पहन लिया, कभी आप, मतलब ये रील बदलता जाता है। पिक्चर कमोबेश वही है कि आपके दिमाग पर एक स्लॉट डाल देना है, और वो एक, मतलब जो लोग तकनीक नहीं समझते वो एक पिक्चर डाल देना है, आप उस पिक्चर में मगन रहिए। आप इसको ना समझिए कि भाई पहली रील हट करके दूसरी रील कब आ गई, क्योंकि अगर आप रील से बीच में हटेंगे तो सिनेमा हमने देखते हैं फिर वो स्टिल विज्ञापन आता है, फलाना बीड़ी वाला, फलाना चाय वाला, फलाना वाला। खाली आपको इंटरवल में भी नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो आप इंटरवल में भी पॉपकॉर्न लेने बाहर चले जाएंगे तो बाहर का आबो हवा देख लेंगे। हमारे यहाँ राजनीतिक दल हमारे दिमाग को खाली दिए ही नहीं 1952 से लेकर अब तक, जिसमें हम ये सोच सकें कि यार विजय माल्या चला गया तो आएगा कब, वो मोहल चौकसी चला गया तो आएगा कब, फलाना भाग गया तो आएगा कब, उसने इतना 1000 करोड़ लूट लिया तो देगा कब, बोफोर्स घोटाला हुआ तो उसका जांच का परिणाम क्या हुआ, वो फलाना घोटाला हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। क्योंकि वो घोटाले की तो रील चली, क्योंकि मिस्टर ए को मिस्टर बी से दुश्मनी थी, मिस्टर सी को उन्होंने केस दिया, मिस्टर डी को फायदा हुआ, फिर ए बी सी डी दोनों मिलकर के ABCD बन गए। तो आप तब तक ये पूछने की साहस नहीं करेंगे कि भाई वो फोर्स घोटाले पर विश्वनाथ प्रताप सिंह चिट्ठी लेके घूम रहे थे, राजीव गांधी की सरकार चली गई, 415 से लेकर के आज 40 तक बढ़ आ गई, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, सरकार बनाया, बेचारे परलोक सिधार गए। उसके बाद वो फोर्स के नाम लेने वाली भारतीय जनता पार्टी का अटल जी की सरकार आई, चंद्रशेखर जी की सरकार आई, देवगौड़ा जी की सरकार आई, गुजराल साहब की सरकार आई, पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, लेकिन बोफोर्स पर अब तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो होना भी नहीं था। इसलिए कि आपके बोफोर्स हट गया तो सेंट किट्स आपके दिमाग में आ गया, सेंट किट्स हट गया तो फलाना आ गया, आपके दिमाग से हटाया नहीं गया। अगर एक बार हट जाएगा तो आप ये पूछ लेंगे कि भाई उन लोगों को सरेआम गोली मारने का आदेश क्यों नहीं अदालत से पारित करवाया जाता, या अपने पुलिस को कहा जाता जो लोग 100 रुपये के इस महामारी में किट 600 रुपये का बेच रहे हैं और घर बैठे बैठे उन्होंने 1 रुपया लगाया भी नहीं। बिजनेस बिहेवियर कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि अगर आप किसी बिजनेस में कोई मूलधन नहीं लगाते हैं तो आप उसका ट्रेडिंग फीस ले सकते हैं। ट्रेडिंग का एक बिजनेस बिहेवियर होता है, ट्रेड करने का, कमीशन एजेंट बोलते हैं। कमीशन एजेंट नंबर 1 का काम है। कमीशन एजेंट करना, पूरी LIC कमीशन पर चलती है। LIC में स्टाफ ही होते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, बाकी उनके सारे एजेंट जो मार्केट में होते हैं, जो असली वहाँ के लोग होते हैं, वो सब कमीशन पर काम करते हैं। तो कमीशन पर बिजनेस बिहेवियर है, तो उनमें भी कमीशन का एक फिक्स कैटेगरी है कि आप इतना ही % कमीशन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ तो एक कंपनी ने चाइना ऑर्डर लिया, एक कंपनी के पास लाइसेंस नहीं था माल बनाने का, तो
उसने बी कंपनी को अप्रोच किया। बी कंपनी बोला हाँ मेरे पास तो लाइसेंस है, लेकिन मेरे पास चीन से खरीदने का लाइसेंस नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट करने का है। तो वो बोला कोई बात नहीं, तो हम सी कंपनी से बात करें। सी वाले बोले देखो हमारे पास लाइसेंस चीन से ले आने का तो है, बट हमारा बेचने का लाइसेंस नहीं है। बोला कोई बात नहीं, हम डी कंपनी को दे देंगे। अब क्या होगा कि ए कंपनी को ऑर्डर मिला, उसके पास ऑर्डर लेने का अधिकार नहीं था। डी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग का, सी को मैंने बी को मैन्युफैक्चरिंग का, सी को बिहार से लेने का नहीं था, डी को डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं था। तो उसने क्या करा कि ए बी सी डी मिला करके किया। ए वाले ने ऑर्डर लिया 100 रुपये में, बी वाले को उसने 200 रुपये में भेज दिया, बी वाले को कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसने सी वाले को 300 रुपये में भेज दिया, सी वाले ने उसको 400 रुपये में भेज दिया, डी वाला ने मार्केट में सीधा 600 रुपये में माल उतार दिया। मतलब बीच में बी सी डी को कुछ नहीं लगा, मतलब इनवाइस भी उनका बस 1 रुपया का नहीं लगा, क्योंकि अब पेपर में इनवाइस नहीं जा रहा, कंप्यूटर में जा रहा है, इंटरनेट का पैसा नहीं लगता, और उसमें कोई लिखने के लिए उसके पास अपना मजदूर है। मतलब बिना कोई हरे फिटकरी लगे उसने 100 रुपये का सामान का 600 में बेच दिया, बीच में 600 गुना का फायदा हो गया। चूंकि हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय है, कारपोरेट मिनिस्ट्री है, वहाँ को हाथ धर बैठी है, क्योंकि उन्होंने आज तक जीवन में किसी को सजा दिया ही नहीं। वो भी तब स्थिति है जब हमारे यहाँ महामारी है, और महामारी की जांच की अत्यंत आवश्यक है। अभी उसी जांच पर यह निर्भर है कि हमारे देश में कितने कोरोना के मजबूर है। ये तो रहा मामला। ये अब उसमें क्या और घोटाला है वो जान लीजिए। उसमें घोटाला ये है कि जो चाइना से किट आया था वो फर्जी कंपनी की थी, और वो जांच के योग्य ही नहीं थी। भारत सरकार ने या भारत के और राज्य सरकारों ने जहां जहां उससे जांच किया, उस सब के सब जांच रिपोर्ट फर्जी पाए गए, बेमतलब के पाए गए। मतलब उसमें किट नहीं था, प्लास्टिक का एक टुकड़ा था, उसमें और कुछ नहीं था। चीन ने बिल्कुल वही किया जिस तरह से पाकिस्तान में मांस भेजने की तरह कच्छे का टुकड़ा लगा दिया, बोले नाक पर लगा लो, ये याम झुंग चुंग का यूज किया हुआ कच्छा है, सूंघते रहो, तुम्हारा स्वर्ग सिधर जाएगा, क्योंकि तुम साले गुलाम लोग हो, मेरे पैसा बोलते हो। तो पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं थी, लेकिन तब भी उसने प्रतिवाद किया, बोला कि ये माल बड़ा खराब था, टीवी पर बहुत चला। लेकिन हम लोग ये भी हिम्मत नहीं कर पाए। वो तो अगर पंजाब की सरकार विपक्ष की सरकार नहीं होती, राजस्थान की सरकार विपक्ष की सरकार नहीं होती, तो ये बात भी नहीं खुलता, क्योंकि वो किट पूरा भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, भारत सरकार पूरे भारत में। लेकिन प्रतिवाद किया जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। मतलब उन लोगों ने भी स्वास्थ्य जांच के आड़ में राजनीति किया, क्योंकि उसमें विदेश मंत्रालय और मोदी सरकार के कारपोरेट मंत्रालय की बदनामी होती। तो वो उसी तरह से किया जिस तरह से बोफोर्स का विश्वनाथ प्रताप सिंह उसी सरकार में रहते हुए प्रतिवाद किया था कि मैं उसी सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री था, और दोनों ही हैसियत से मुझे मालूम है कि बोफोर्स में दलाली हुई। मतलब हमारे यहाँ के बिजनेस बिहेवियर ये है सभी बिजनेसमैनों का, जैसे वो मुर्गा घाटी लकड़ी बेच रहे हो, शमशान पर लकड़ी का उनका दुकान है, उनको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उनको और कुछ समझने की जरूरत नहीं। मित्रों, ओम प्रकाश जी एक सजग पत्रकार हैं, म्यूजिक के बहुत ज्ञान रखते हैं और बड़े व्यवहारिक आदमी। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ कि उनसे उनका राय पढ़ूँ। ओम प्रकाश जी ने लिखा है कि शमशान में लकड़ी और इलेक्ट्रॉनिक दाह संस्कार पर टिप्पणी दे भैया, मुद्दे पर आइए। मैंने इलेक्ट्रॉनिक दाह संस्कार मेरा मुद्दा नहीं था, मैं वो एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने उस पर लिखा, मेरा हेडिंग का मतलब था वो किसी दिन और करूँगा, चाहे 2 लाइन इस पर भी बताते हैं, बट एक्चुअली मेरा उद्देश्य वो एक व्यंग था। वो व्यंग था कि शमशान घाट पर जो मेरा शुरुआती कमेंट्री थी ना इसको बताने के लिए, वो ये था कि जिस तरह से शमशान घाट पर लकड़ी बेचने वाला सुबह सुबह अपना बिजनेस बढ़ने की दुआ करता होगा, भगवान से प्रार्थना करता होगा कि हे भगवान, मैंने एग्जाम्पल में बताया कि जिस तरह से मूंगफली बेचने वाला अगरबत्ती देखा कर, हे प्रभु बोहनी बढ़िया कराना और बिजनेस ठीक ठाक करवा देना, तो मुर्गा घाटी पर लकड़ी बेचने वाला भी यही दुआ करता होगा कि हे प्रभु बोहनी ठीक ठाक करवाना और बिजनेस ठीक ठाक करना। तो अब उसका बिजनेस ठीक ठाक ये नहीं कि वहाँ शमशान घाट पर ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दे आए, तो मुर्दा उसके यहाँ आएगा, मरेगा तो किसी घर का पूरा एक जीवन खत्म होगा। लेकिन उसको जीवन खत्म होने का तकलीफ नहीं है, मुझे खुशी है कि मुर्दा घाटी पर एक मुर्दा आ रहा है। हमने एक फिल्म देखा था, वो बड़ा विचित्र होगा, अच्छा नहीं होगा, बड़ा बहुत मेरे को कोरोना में सीन था। एक परिवार मुर्दा घाटी पर रहता है और उसका छोटा बच्चा भूख से प्यासा है और उसकी नज़र गांव की तरफ है, और जब वो देखता है कि कोई मुर्दा आता है तो ये नाचने लगता है। मुर्दा लेकर के लोग रोते हुए आ रहे हैं और लड़का नाचते हुए आते हैं, क्योंकि अब उसको पता है कि अब खाना बनेगा, क्योंकि मुर्दा आया है तो पैसा आएगा।
उसकी मेंटेलिटी है। हमारा बिजनेसमैन मुर्दा घाटी पर लकड़ी बेचने का ही बिजनेस जैसे मेंटेलिटी रखते हैं, आप मरे जी उससे कोई मतलब नहीं है, उनको उसमें फायदा दिख रहा है कि जी मेरा बिजनेस हो रहा है। इस क्रुशियल शरीर में मुर्दा घाटी पर लकड़ी बेचने जैसा ही एग्जाम्पल है। जब कोरोना की जांच के लिए जो किट आया था वो खराब आया, डुप्लीकेट आया, उससे बड़ी बुरी स्थिति है। वो बिजनेस कैसे आया? बिजनेस ओम प्रकाश आया कि एक कंपनी ने ऑर्डर लिया, एक कंपनी को कोई चीज बनाने का लाइसेंस नहीं था, तो उसने कंपनी बी को अप्रोच किया कि भाई आपके पास बनाने का लाइसेंस? बोला हाँ मेरे पास बनाने का लाइसेंस है। तो बोला ठीक है आप कोलैबोरेशन कर लीजिए। लेकिन बी वाले ने बोला कि देखो मेरे पास बनाने का तो लाइसेंस है लेकिन मेरे को बेचने का लाइसेंस नहीं है। उसने बोला कोई बात नहीं, आप सी कंपनी से अप्रोच करते हैं। सी कंपनी बोला जी मेरे को तो मैं बेच सकता हूँ लेकिन मेरे को चीन से मंगाने का लाइसेंस नहीं है, इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो उसने बोला चलो डी कंपनी को पकड़ते हैं। तो डी कंपनी बोला कि मेरे पास मंगाने का लाइसेंस है। मतलब एक कंपनी जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, सरकार में उसकी कोई अप्रोच थी, उस अप्रोच के बिहाफ पर ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर लेकर के उसने बी को दिया, बी के पास बनाने का लाइसेंस था, उसने सी को दिया, सी वाले को लेने का लाइसेंस था, फिर डी वाले को देश में सप्लाई का लाइसेंस था। मतलब एक ही काम ए बी सी डी का कोलैबोरेशन हो गया। बिजनेस बिहेवियर ये करता है कि आप कोई भी कंपनी से कोलैबोरेशन करें तो ज्वाइंट वेंचर बनाए और ज्वाइंट वेंचर के बाद मुनाफा लेकर के मार्केट में बेचें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि 100 रुपये का सामान खरीदा चीन से और 600 रुपया, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, हालांकि मेरे ख्याल से 6,000 या 7,000 का है, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि 100 रुपये में वो चीन में सामान खरीदा और 600 रुपया में हमारे अस्पतालों को किट दिया। जो 100 रुपये में खरीदा उसकी ड्यूटी थी कि हमारा कॉर्पोरेट मंत्रालय का गाइडलाइन है कि आप कितना बिजनेस में मुनाफा लेंगे, आपको वो मुनाफा ले करके और आगे सप्लाई दे देना चाहिए था। लेकिन चूंकि उसमें 4-5 लोग फर्जी जुड़ते गए इसलिए वो 600 रुपया तक डॉक्टर के पास पहुंचा। बी सी डी ये 3 कंपनियों का कोई रोल नहीं था। उन कंपनियों ने कोई ना तो पैसा लगाया, ना कोई लेबर लगाया, ना कोई एफर्ट लगाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ घर में बैठ के इनवाइस बनाया, कंप्यूटर में इनवाइस, इनकमिंग इनवाइस और आउटगोइंग इनवाइस, इनकमिंग चलान और आउटगोइंग चलान बना करके इनवाइस बनाया, दाम बढ़ाया, मतलब बैठे बैठे बिना किसी मतलब के इनकमिंग आउटगोइंग में 100 रुपया मार्जिन दिया। मतलब वो जो 100 रुपया का सामान था वो हमारे कस्टमर अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते 600 रुपया हो गया। ये इसलिए हो गया कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम ये पकड़े जाएंगे तो हम पर कानून के मुताबिक सजा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी सजा, बहुत सीवियर हेवियर पनिशमेंट है इसमें। लेकिन उन्हें पता है कि भारत 1952 से जब आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज 2020 तक कभी किसी को इस मामले में सजा ही नहीं होती, उसको कैसे होगा? वो निडर है, एकदम निश्चिंत है, उसको पता है कि हमारे देश में आर्थिक घोटाले पर कोई केस हो ही नहीं सकता, तो वो निश्चिंत बैठा हुआ है। मेरा एग्जाम्पल वही था कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैनों के हाल शमशान घाट पर लकड़ी बेचने वालों की हो गई है, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं होता है कि आपके घर बूढ़ा मरे या जवान, उन्हें आया कि आया हो तो 40 रुपये किलो लकड़ी है लेके जाओ, और लकड़ी लेकर के जला सकते हैं, पर और विकल्प नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक वाला दूसरा मामला हो जाएगा, मामला बदल जाएगा, मैं इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ प्रकाश, वो किसी दिन और करेंगे। कोरोना के महामारी में ईश्वर ना करे कि शमशान घाट की इस्तेमाल पड़े, प्रभु करे कि अस्पताल से अपने घर आवे, इसमें शमशान की जरूरत ही ना पड़े। मित्रों, अपने बिजनेस बिहेवियर, अपने बिजनेस करने वाले बिजनेसमैनों के व्यवहार से दुखी हूँ मैं, और उससे 1000 गुना ज़्यादा मैं सरकार से दुखी हूँ, क्योंकि सरकार ने कभी नज़ीर ही पेश नहीं किया कि कोई बिजनेसमैन डरे। अगर सरकार ये नज़ीर पेश करती जिससे बिजनेसमैन डरे, उनके दिल में हड़कंप होता, तो इस तरह की बिजनेस बिहेवियर हमको देखने को नहीं मिलता कि घोटाला पर घोटाला हो। और वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग घोटालों पर बात नहीं करते। हम तो जब वोट देने जाते हैं तो बात करते हैं कि वोट वाला उत्तर प्रदेश का है तो मैं उसी को वोट दूंगा क्योंकि मैं यूपी का हूँ। अब यूपी की बात सुनता हूँ, फिर बनारस कमिश्नरी का नहीं, अच्छा बलिया का है, वो और बढ़िया होता है, बैरिया विधानसभा का, अच्छा फिर शोभा छपर का तो जरूर हो, अच्छा शोभा चमर का तो परमार है कि नहीं है? परमार है, परमार है तो मेरे पिताजी का परिवार से लगाव में है नहीं, तो मैं ही क्यों नहीं? हम यहाँ इतने तक सोच करके मतदान करते हैं।
हम कभी ये नहीं सोचे कि हम आपको इस बात का मतदान देंगे कि आप हमारे नीति लिए, हमारे लिए नियम क्या बनाएंगे, हमारे लिए स्वास्थ्य का बात क्या करेंगे, सड़क की बात क्या करेंगे। हम बात नहीं करते, क्योंकि चुनाव में सड़क अस्पताल पर तो चर्चा नहीं होती। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। अस्पताल में बात होती है कि जी फलाना वालों ने ये किया है, उन्होंने जातीय घोटाला किया है, उन्होंने आर्थिक घोटाला किया है। वो कभी दामाद का बात तो कभी जीजा की बात तो कभी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात तो कभी मौत के सौदागर की बात। हम इन्हीं में उलझा देते हैं लोग अपने देशवासियों को, वो इसी में उलझा रहते हैं। और सरकार बनने के बाद दोनों एक ही साथ में पैक मारते हैं, तो चलो मैंने तुमने ठीक बेवकूफ बने, तुमने ठीक बना। ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि चूटी के जान जाए बच्चे का खेलने वाला बात। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर हाल ये है कि पानी में से मछली निकल के तड़प रही है और लोग उसको देख करके आनंद ले रहे हैं। जब तक ये रहेगा इस देश का विकास संभव नहीं है। और इस देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हम और आप असली मुद्दों पर मतदान नहीं करेंगे और अपने सरकारों से असली मुद्दे की बात नहीं करेंगे। वो आपसे बात करेंगे गाय गोरू और गोबर की, बट आप उनसे बात करें सड़क अस्पताल और हालात पर। वो आपसे बात करेंगे कि फलाना वाले इतना घोटाला कर दिया, आप पूछे कि जवाब दे तो कितनों को सजा दिया। वो कहेंगे कि मैं आऊँगा तो फलाने वाले की फाइल खोलूंगा। आप उनसे पूछिए जो पहले आप ही की पार्टी की सरकार थी तो फाइल क्यों नहीं खोली। आप उनसे कहिएगा कि वो बुरे थे आप बढ़िया है, बोलो बिल्कुल ठीक है, तो वो बुरे हैं तो उनकी बुराई का सजा का क्या हुआ। आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूछने का मंत्र है। कांग्रेस आएगी पूछने के लिए, कहेगी 1952 से अब तक सबसे ज्यादा आप सरकार में है तो आपने अब तक क्या किया। और अब मोदी जी का भी 6 साल हो गया है, आप उनसे पूछे कि 6 साल आपका और 5 साल उनका भी, अटल जी का भी 6 साल था, उसमें आपने किन किन लोगों को सजा दिया। एक बार जब ये पूछना शुरू कर देंगे ना तो इनको लगेगा कि लोग समझना शुरू कर दिए हैं। और जब उनको लगेगा कि आप समझना शुरू कर दिए हैं तो वो अपनी राजनीति बदलना शुरू करेंगे। ऐसा मैं अपने राजनीतिकों के चरित्र और व्यवहार से अंदाजा लगाता हूँ। मित्रों, देश में मेरी हेडिंग शमशान की है, कोरोना की वजह से किसी को शमशान न जाना पड़े। परमपिता परमेश्वर इसी मानव कामना के साथ हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो मेरा भारत महान।